हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जिस प्रकार से हम RPW एक्ट 2016 को कंप्लीट पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमने इसके अब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे हम 201 से आगे चलेंगे और 300 तक इसको आज कंप्लीट करेंगे। RPW एक्ट में 2016 में जो जो कंडीशंस, टर्म्स और डिसेबिलिटी बढ़ाई गई है और उनके बारे में बताया गया, वो सब बातें मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब आंतरिक 201 पर चलते दोस्तों, जब आंतरिक कान की समस्याओं के कारण श्रवण हानि होती है तो इसे तंत्रिका संवेदी श्रवण हानि के रूप में भी जाना जाता है। संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। इसमें सिर्फ स्पेशल एजुकेशन का ही पढ़ाया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसके अलावा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अपने देयर में बी डैमेज इन द आउटर ईयर और मिडल ईयर एंड इन द इनर ईयर और ऑडिटरी नर्वे। इसमें भारी कान या मध्य कान और भीतरी कान का श्रवण तंत्रिका में क्षति होती है। मतलब कि डैमेज हो जाता है, जब आउटर ईयर और मिडल ईयर जब डैमेज हो जाता है तो उसके कारण हमारे कौन से ऑडिटरी नर्व सिस्टम में परेशानी होती है। तो मिक्स हियरिंग लॉस होता है, मिक्स हियरिंग लॉस होता है उसके कारण। दोस्तों 203 पे चलें। मीन्स परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच ए लार्जेंस और अपेक्सिया, लार्जेंस और अपेक्सिया। अपेक्सिया का मतलब आपको पता ही है। अपेक्सिया मतलब पहले पूछो, जो अपेक्सिया जो हमारी परमानेंट, इसमें 203 में क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, परमानेंट वह दिव्यांग हो गया है और वह बोल भी नहीं सकता, तो जब उसको सुनने में तो परेशानी है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है और वो बोल भी नहीं सकता, जब उसको परमानेंट वो बोल नहीं सकता और डिसेबिलिटी भी हो गई, तो उससे किस प्रकार की उसको डिसेबिलिटी होगी, तो उससे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होगी। क्यों? जब वह बोल नहीं सकता, अपेक्सिया होता है हमारा बोलने, अपेक्सिया जो है हमारी डिसेबिलिटी स्पीच बोलने से संबंधित होती है। और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जब कोई बोलेगा ही नहीं बच्चा तो उसे लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम अपने आप ही हो जाएगी, तो लैंग्वेज डिसेबिलिटी इसके साथ साथ हो जाएगी उसको। आगे चलते हैं दोस्तों 204। affecting one or more components of speech and language due to origin and neurological causes, speech and language disability। जैविक या तंत्रिका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम इसमें डिसेबिलिटी आएगी। इज द रिमूवल ऑफ द लार्निक्स एंड सेपरेशन ऑफ एयरवे फ्रॉम माउथ, नोज एंड ओस्पेजिस। कठनली को हटाना और मुंह, नाक और ग्रासनली से वायुमार्ग का अलग होना। कंठनली को हटाना और मुंह, नाक और ग्रासनली से वायुमार्ग का अलग होना। इज द रिमूवल ऑफ द लार्निक्स एंड द सेपरेशन ऑफ द एयरवे फ्रॉम माउथ, नोज एंड ओसोफेज। तो अपेक्सिया तो होगा नहीं दोस्तों, अपेक्सिया तो बोलने से संबंधित होता है। लार्जेस्टोमी दोस्तों इसका जो है आंसर बनेगा सौर्यंत्र उच्छेदन। सौर्यंत्र उच्छेदन का मतलब है, लार्जेस्टी का मतलब है कि जो हमारा नाक, गले और सांस लेने की जो बोन है ना, जो बोन है वो एक ही है। आपने देखो कई बार हम
हमें खाना खाते धक्का लगता है, और जो खाना हमारे मुंह के अंदर है वो कई बार नाक में से आ जाता है, उसके कुछ पार्ट नाक में से बाहर आ जाते हैं, या हम खाना खाते हैं, बोल पड़ते हैं और वो मतलब अटक जाता है, तो तुरंत पानी पीते हैं तो ठीक हो जाता है वो, क्योंकि उससे पानी से प्रेशर से नीचे चले जाता है। तो इसका क्या कारण है कि इन सब की हमारी जो पार्ट है वो सब एक ही जगह से, एक ही बोन है, नाक कान गले और मुंह का सिर्फ एक ही पार्ट है, ये संयंत्र उच्छेदन लाइंजेस्टोमी इसका आंसर होगा। इज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज इंजरी टू लैंग्वेज पार्ट इन द ब्रेन, पार्ट इन द ब्रेन अपेक्सिया से संबंधित होगा दोस्तों। किससे संबंधित होगा? अपेक्सिया से। संचार विकार जो मस्तिष्क में भाषा के हिस्से को क्षति चोट के परिणाम स्वरूप होता है, अपेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 207 पर चलेंगे दोस्तों। एरर इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, एरर इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, इसमें आएगा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोर्शन, एडिशन। सोडा पूछ रहा है, सोडा इज स्पीच डिसऑर्डर कम्स अंडर विच डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आएगा इसमें भी दोस्तों। स्टेटिंग इज, ये मैं पहले करा चुका हूँ। स्टेटिंग इज फ्लुएंसिंग डिसऑर्डर होता है दोस्तों, हकलाना, हम सही से बोल नहीं पाते किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 210 पे चलेंगे। व्हाट इज स्पेस मॉडलिंग डाइसोफोनिया, ऐठन संबंधी ध्वनि विकल्प क्या है? व्हाट इज स्पेस मॉडलिंग डाइसोफोनिया, डाइसोफोनिया होता है वॉइस डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर। प्रॉब्लम विद क्वालिटी ऑफ वॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम डिसऑर्डर इन लार्नेक्स, वॉइस डिसऑर्डर। इसका भी क्या बनेगा दोस्तों? वॉइस डिसऑर्डर। इम्पायर्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज वर्ड इन कंटेस्ट, इम्पायर्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज वर्ड्स इन कंटेस्ट, लैंग्वेज डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी is the current term which replaces the old diagnosis level. Intellectual disability is the current term which replaces the old diagnosis level. old diagnosis level होता है तो mental retardation. Which of the three domains below is not एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? नीचे दिए गए 3 क्षेत्रों में कौन सा बौद्धिक अक्षमता से पहचान से जुड़ा नहीं है? कौन सा बौद्धिक क्षमता से नहीं जुड़ा है दोस्तों? प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है, प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है, सोशल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है, कंसेप्चुअल होता है बच्चे का वो व्यू क्लियर ना होना कि ये बैटी है, ये बैड है, ये कैट है, ये डॉग है, ये वाटर है, ये खाना है, तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अब आता है स्पेशल मतलब स्थानिक, मतलब स्पेशल जो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नहीं आता है, क्योंकि एक स्थान का कंफर्म होना इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डोमेन एज परटेंस टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? निम्नलिखित में कौन सा कौशल वैचारिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है जो बौद्धिक अक्षमताओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल वैचारिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है जो बौद्धिक अक्षमताओं से संबंधित है? टाइम मैनेजमेंट स्किल, IQ ऑफ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ ऑफ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 50 से 69, 50 से 69 होता है दोस्तों। माइल्ड का पूछ रहा है, अब उसके बाद सीवियर इंटेलेक्चुअल पूछ लिया। सीवियर का जो होता है दोस्तों, सीवियर का जो होता है 20 से 34 होता है, 20 से 34। ऐसे यार दोस्तों आगे चलते हैं। अब मॉडरेट का बताना है। IQ लेवल ऑफ द मॉडरेट, IQ लेवल ऑफ मॉडरेट का जो होता है हमारा वो 35 से 49 होता है दोस्तों। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब हमें पता होनी चाहिए पहले से ही। प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पूछ लिया। प्रोफाउंड का जो होता है बिलो 20 होता है, प्रोफाउंड में बिलो 20 होता है। बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होता है दोस्तों वो होता है
70 से 80 और 70 से 85, 70 से 80, 70 से 85 दोनों ही होता है। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल इज कम्स अंडर द कैटेगरी एड्यूएबल में आता है दोस्तों, एड्यूएबल में आता है। जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उस प्रकार का जो बच्चा है वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो सकता है, लेकिन प्रोफाउंड वाला बच्चा नहीं हो सकता। अब IQ 35 to 49 कम्स अंडर द कैटेगरी। अब 35 से 49 की कैटेगरी का जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है वो किस प्रकार की कैटेगरी में आता है? वो ट्रेनेबल होता है दोस्तों, वो ट्रेनेबल होता है। ट्रेनेबल मतलब कि उसे हम किसी भी प्रकार का शिक्षण दे सकते हैं और उस शिक्षण को जो सीख सकता है। जैसे कि ATL सिखा दी हमने, फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग करा दी, तो ट्रेनेबल होता है। अब IQ 20 to 34 कम्स अंडर द कैटेगरी। IQ अब 20 से 34 की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत है? वो भी ट्रेनेबल होगा दोस्तों, वो भी क्या होगा? वो भी ट्रेनेबल होगा, उसको भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब इसी के साथ आता है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कमंडल था। अब जो प्रोफाउंड वाला है, प्रोफाउंड वाला कस्टोडाइल केयर होता है, मतलब उसको अभी देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, और अभी नहीं, मतलब उसको परमानेंट ही देख रेख की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ना कोई उसकी सुरक्षा के लिए हर समय खड़ा रहना चाहिए, वो अपने आप नहीं करता। प्रोफाउंड जो होता है बच्चा वो बेड पे रहता है, बेड से ऊपर नहीं जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 225 नंबर क्वेश्चन पे। द कार्डिनल DSM-4 डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज बेस्ड प्राइमरी ऑन IQ स्कोर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। DSM-4 के अंदर बताया गया है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी के अंदर कैसे आता है। तो इसमें जो आएगा दोस्तों वो आएगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन्स पे आएगा। इसी तरह 226 पे चलते हैं। ये जब ये DSM-4 आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका चार्ट देखोगे। MR का चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन और बताऊंगा MR के चार्ट में DSM-4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, फर्स्ट क्या है, 7 क्या है, सब चीज़ें एकदम अकॉर्डिंगली क्लियर करा दूँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 226 पे चलते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंडीशन। जो RPWD एक्ट है के अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता का एक विशेष समूह है, मतलब स्थिति के अनुसार रखा गया है। एक कंडीशन थी, उस कंडीशन के अनुसार इन सब चीज़ों को जो ग्रुप बनाया गया था, फिर उसके अनुसार RPWD एक्ट 2016 पास किया गया था दोस्तों। एक्वायर व्हेन ए पर्सन इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल साइट एंड हियरिंग हैज डेफिसिट इन परसीविंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव बाय द ब्रेन। तब होते हैं जब किसी व्यक्ति की सामान्य दृष्टि और सुनने के बावजूद मस्तिष्क द्वारा प्राप्त जानकारी और समझने में कमी होती है। तो ये जब होती है दोस्तों, ये होती है परसेप्चुअल डिसेबिलिटी होती है इसमें। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है हमारे 7 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ 7। डिफ़िकल्टी इन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेस्टिबुलर परसेप्शन डेफिसिट। आगे चलते दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन पे। पुअर बॉडी सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू विच परसेप्शन डेफिसिट। पुअर बॉडी सेल्फ अवेयरनेस रेफर टू विच परसेप्शन डेफिसिट। प्रोपर्सेप्टिव मतलब शरीर की खराब आत्मा जागरूकता की अनुभूति कमजोरी को संबंधित परगढ़ाई। डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज रिप्रेजेंट। तो डिस्कैलकुलिया जो होता है, डिस्कैलकुलिया हमारा जो होता है वो गणित से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया हमारा लिखने से संबंधित होता है। और डिस्प्रेक्सिया
डिस्प्रेसिव जो है हमारा एक्टिविटी से संबंधित होता है, मतलब डिस्प्रेसिव जिसको होगा वो एक्टिविटी को करने में जो है डिफ़िकल्टी महसूस करेगा। डैमेज इन विच एरिया ऑफ ब्रेन लीड्स टू एक्सप्रेसिव एपेक्सिया, लीड टू एक्सप्रेसिव एपेक्सिया। डैमेज इन विच एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो है कौन सा भाग है जो डैमेज होने पर जो है उसको एक्सप्रेस एपेक्सिया को प्रभावित करता है। मतलब ब्रोका एरिया होता है हमारा, ये मस्तिष्क का सबसे अगला क्षेत्र होता है हमारा ब्रोका एरिया। 233 पे चलेंगे दोस्तों। इसी के साथ स्पीच प्रोडक्शन एरिया ऑफ ब्रेन इज, स्पीच प्रोडक्शन मतलब जो शब्द हम बोलते हैं, सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनको आगे कैसे हम परसीव करते हैं, उनको किसके माध्यम से बोलते हैं, हम ब्रोका के माध्यम से बोलते हैं। अगर ब्रोका में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे फिर प्रॉब्लम बन जाती है, फिर ब्रोका एरिया जो है ना एक्सप्रेसिव अपेक्सिया की कैटेगरी में आ जाता है फिर दोस्तों। इसी तरह चलते हैं। डैमेज इन विच एरिया ऑफ ब्रेन लीड्स टू रिसेप्टिव अपेक्सिया। रिसेप्टिव एरिया मतलब ये हो गया कि रिसीव ऑफ मैसेज, रिसीव ऑफ मैसेज दो तरह के होते हैं, एक सर्वर एक श्रोता, एक लिसनर एक रिसीवर। अगर आप अच्छे रिसीवर नहीं हो ना तो आप एक अच्छे, अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो ना तो आप एक अच्छे स्पीच मतलब कि वो नहीं बन सकते, अच्छे श्रोता नहीं बन सकते अगर आप एक अच्छे सुनने वाले व्यक्ति नहीं हो। क्योंकि अच्छा भाषण वही व्यक्ति दे सकता है या वही व्यक्ति बोल सकता है जो किन्हीं बातों को सुनने की क्षमता रखता है। अब इसमें रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव पूछा है। रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव मतलब जो चीज़ हमारी सुन रहे हैं हम, अगर ब्रेन की वही चीज़ डैमेज हो जाए तो वो किससे संबंधित होती है, वो होती है हमारी दोस्तों विरिंकल एरिया से, विरिंकल एरिया से। क्योंकि जो हम चीज़ें सुनते हैं फिर उसके द्वारा ही आगे परसीव करते हैं, और फिर ब्रोका एपेक्सिया अगर डैमेज नहीं होता तो उसके द्वारा हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होके निकलती है। वर्ड रिकॉग्नाइज एरिया ऑफ ब्रेन, 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 वर्ड रिकॉग्नाइज एरिया ऑफ ब्रेन जो होता है विरिंकल एरिया से ही संबंधित होता है। विरिंकल एरिया से संबंधित होता है। डिफिकल्टी टू फाइंड वर्ड फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड, डिफिकल्टी टू फाइंड वर्ड फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग कोल्ड। तो ये होता है अनोमिक अपेक्सिया। अनोमिक अपेक्सिया से संबंधित बोलने और लिखने के लिए शब्द खोजने में कठिनाई को अनोमिक अपेक्सिया से संबंधित होता है दोस्तों। आगे चलता है 237 पे। इट इज सर्वे टाइप ऑफ अपेक्सिया, इट इज सर्वे टाइप ऑफ अपेक्सिया, इट इज सर्वे टाइप ऑफ अपेक्सिया ग्लोबल, इट इज सर्वे टाइप ऑफ अपेक्सिया ग्लोबल। इट इज टाइप ऑफ डेमेंटिया, इट इज टाइप ऑफ डेमेंटिया प्राइमरी प्रोग्रेसिव अपेक्सिया से संबंधित होता है दोस्तों। बाय होम द टर्म ऑटिज्म वाज कॉइन, बाय होम द टर्म ऑटिज्म वाज कॉइन जो होता है यूजिन ब्लूअर से संबंधित है, यूजिन ब्लूअर से संबंधित होता है। वैन द टर्म ऑटिज्म वाज फर्स्ट यूज, ऑटिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो ये दोस्तों सबसे पहले किया गया था 1911 में किया गया था। अकॉर्डिंग टू आरपी रूल एक्ट 2016 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अफेक्टेड, ऑटिज्म डिसऑर्डर आरपी रूल 2016 में कौन से लेवल पे अफेक्टेड है, सीवियर लेवल पे अफेक्टेड होता है दोस्तों, सीवियर लेवल पे अफेक्टेड होता है। मतलब कई प्रकार दिए गए हैं ऑटिज्म के, तो मतलब मुझे लगा तीन तो है ही हमारे प्रकार, 3 प्रकार से तो डिफाइन किया ही है किस इस प्रकार से ऑटिज्म हो सकता है। व्हाट इज कॉल्ड द रिपीटेटिव यूज ऑफ वर्ड फ्रेज सेंटेंस, शब्द मुहावरा वाक्यों का दोहराव क्या कहलाता है, शब्द मुहावरा वाक्यों का दोहराव क्या कहलाता है, शब्द मुहावरा और वाक्यों का दोहराव दोस्तों क्या कहलाता है, इकोलोलिया कहलाता है। मतलब इकोलोलिया मतलब शब्द अनुकरण कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक ऐसी स्थिति है जिसमें महत्वपूर्ण मानसिक दिव्यांग व्यक्ति स्मृति से संबंधित औसत से अधिक कुछ क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, तो उसे बोलते हैं सावंत सिंड्रोम। द टर्म इडियट सावंत was first used to describe the condition in 1887 by who is now for his description of Down syndrome,
डाउन सिंड्रोम, जॉन लोंजन डाउन आएगा दोस्तों। एक इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर करेक्टर बाय significant difficulty in social interaction and non-verbal communication as per syndrome it is also now as high function autism as per syndrome। इसी तरह दोस्तों L247 पे चलते हैं दोस्तों। is a genetic brain disorder which typically become apparent 6 to 18 months of age in females। एक आनुवंशिक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर लड़कियों में 6 से 18 महीने की उम्र में स्पष्ट हो जाता है। तो ये होता है रेट सिंड्रोम होता है दोस्तों। रेट सिंड्रोम जो होता है एक प्रकार का होता है, किसी चीज़ को रट लेने वाली बातें होती है। रेट सिंड्रोम को हम रटने से डिफाइन करते हैं हमेशा। तो चाइल्डहुड disintegrated disorder also known as childhood disintegrated disorder also known as हेलर सिंड्रोम बचपन का वैज्ञानिक विकार के रूप में हेलन सिंड्रोम। मीन्स सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी। मूड, परसेप्शन और मेमोरी मेंटल इलनेस से संबंधित होता है दोस्तों। इस प्रकार का जो होता है, इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है वो मेंटल इलनेस से संबंधित होता है। इससे चलते हैं 250 क्वेश्चन पे। अफेक्टेड जजमेंट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट ऑर्डिनरी लाइफ डिमांड होते हैं मेंटल इलनेस से। मेंटल इलनेस से होता है दोस्तों। इसी के साथ आगे चलते हैं अब। इट इज़ टू मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ मेंटल इलनेस of mental illness personality disorder होता है दोस्तों। और साइकोसिस कॉमन डिसऑर्डर ऑफ मेंटल इलनेस में जो दोस्तों जाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है इसमें नहीं आता। अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो मेंटल इलनेस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको सेंस ऑफ ह्यूमन हो जाएगा, पहनने का तरीका आ जाएगा। डिप्रेशन होता है और नेक्स्ट होता है इसमें लेस कॉमन। और साइकोसिस हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट हो गया, मनोविकृति हो गई, उसे मतलब ज्ञान है सही क्या है गलत क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों 252 पर। कम सामान्य है इसमें विखंडित मानसिकता और दुर्ग मनोदशा विकार शामिल है। बी साइकोसिस होता है दोस्तों, इसका साइकोसिस होगा। आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ 253 पे। वेयर पर्सन सी हियर स्मेल और टेस्ट थिंग डेट आर नॉट प्रेजेंट और लूसिडियस, जहाँ व्यक्ति उन चीज़ों को देखता, सूंघता या स्वाद लेता है जो मौजूद नहीं है, भ्रम में है, मतलब ये चीज़ें है नहीं, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में देखता है, सुनता है, सोचता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम। एक तरीके से ड्रीम के अनुसार चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं ईटिंग तो दोस्तों वो आता है हमारा मनी भर, मतलब भ्रम की कंडीशन में आता है ना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हेलिसिनेशन बोलते हैं इसको। इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन ट्रिगर बाय ए टेरिफाइंग इवेंट आइदर एक्सपेंसिव it or witnessing it PTSD होता है दोस्तों। PTSD विच इज़ द मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर। देखो ईटिंग डिसऑर्डर आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है। ईटिंग डिसऑर्डर में अनोक्सिनर्वसिस, बुलिमिया नर्वोसा और बिंगे ईटिंग, ये सभी प्रकार आते हैं। ऑल ऑफ द दी, जिसका आंसर होगा सिम्टम्स लो वेट, फियर ऑफ गेनिंग वेट, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी थिंग, फूड रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें जो दोस्तों अनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब ईटिंग डिसऑर्डर से ही संबंधित होता है।
सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस इज, मेंटल इलनेस के सिम्टम्स पूछ रहा है दोस्तों। मेंटल इलनेस के सिस्टम न्यूरोलॉजिकल मैसेंजर आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक मिनट पानी पी लूँ दोस्तों, गला सूख ही गया है। हाँ, मेंटल इलनेस के सिम्टम्स पूछा था। मेंटल इलनेस के सिस्टम न्यूरोलॉजिकल मैसेंजर से होता है, जो प्रॉपर जब काम नहीं करते उसके कारण होता है। तो इसी के साथ 258 पे चलेंगे दोस्तों। मीन्स एन इन्फ्लेमेटरी नर्वस सिस्टम डिजीज, कार्डियक संवेदन तंत्रिका तंत्र रोग है। तो कहता है मल्टीपल सिलेरेसिस, मल्टीपल सिलेरेसिस से होता है। पार्किंसन डिजीज़ तो आपको पता है, खून वाली एक डिसेबिलिटी है, जो कि आरपीटी 2016 में भी रखी गई है। इस बार क्या हमेशा ही रहेगी, अब तो कंडीशन उसमें आ गई है। इन दिस कंडीशन द माइलिन थीट्स अराउंड द एक्सन ऑफ द नर्वस सेल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर डैमेज, स्पाइनल कोड आर डैमेज। मल्टीपल सिलेरेसिस, this is the most common form of multiple sclerosis, this is the most common form of multiple sclerosis, replacing remitting MS. This type of multiple sclerosis is less common, this type of multiple sclerosis is less common, is less than primary progressive MS। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं दोस्तों। प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम मार्क बाय ट्रिमर, मस्कुलर रिगिडिटी, स्लो इम्प्रेसिव मूवमेंट। तंत्रिका तंत्र का प्रगतिशील रोग जो कंपन, पेशीय कठोरता, धीमी गलत गति से चिन्हित होता, पार्किंसन डिजीज जो है एक डिसेबिलिटी है, जो आरपीटी 2016 में भी यूज की गई है, और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है। इससे जो हमारे जो नर्वस सिस्टम्स है उनका जो वर्क करने का जो फ्लुएंसी होता है वो स्लो हो जाती है धीरे धीरे। आगे चलते दोस्तों 263 नंबर क्वेश्चन पे। 263 क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है ब्रेडकाइनेसिस इज ए सिम्टम्स ऑफ, ब्रेडकाइनेसिया इज ए सिम्टम्स ऑफ धीमी गति का एक लक्षण, ब्रेडकाइनेसिस सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। This condition affects middle age and elder people, associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and deficiency of neurotransmitter dopamine। पार्किंसन डिजीज। इसी से आगे चलते हैं दोस्तों 265 नंबर क्वेश्चन पे। 265 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट इंडिविजुअल विद पार्किंसन डिजीज आर डायग्नोज्ड व्हेन they are 60 years or older, Juvenile Parkinson affected children and young people under the age of, किशोर पार्किंसन वर्ग से कम उम्र के बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। 20 एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज आर डेफ ब्लाइंडनेस और ड्यूल मोटिलिटी डिसऑर्डर, दोनों से ही संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 268 पे चलेंगे दोस्तों। एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी, एसोसिएटेड कंडीशन डिसेबिलिटी में भी, तो इसमें सीजेरियस, सेंसरी लॉस और हाइपोसेल्सिया और सिलेरिसिस चारों ही प्रकार की आएंगी। बहुअक्षमता की संबंधित स्थिति पूछ रहा है ना, मल्टीपल में जब आ जाता है वहाँ पे सभी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। मोर देन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज आर, मोर देन वन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज आर पूछ रहा है। एक से अधिक विनिर्दिष्ट क्षमताएँ हैं, एक से अधिक पूछ रहा है दोस्तों। जब एक से अधिक आती है तो एक से अधिक में जो है हमेशा क्या पूछ रहा है? एक से अधिक। डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी दोनों ही एक से अधिक में आ जाती हैं। ए ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग
lower than normal amount of an oxygen carrying protein. थैलेसीमिया आरबीडीएल 2016 में इंक्लूड की गई है और डिसेबिलिटी में ही आती है और ये एक परमानेंट डिसेबिलिटी होती है और अनुवांशिक होती है, हेरिडिटी होती है, अनुवांशिक होती है, वंश टू वंश चलती है हमेशा। मीन्स ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटरी डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और absent amount of hemoglobin, थैलेसीमिया। दोस्तों आगे चलते हैं। मीन्स एंड इनहेरिटेबल डिजीज यूजुअली अफेक्ट ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय वोमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन। हेमोफीलिया internal bleeding is a symptoms of hemophilia characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood, हेमोफीलिया। जिसके साथ दोस्तों आगे चलता है 275 नंबर क्वेश्चन पे। विच इज आर टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर कम्स अंडर RPW एक्ट 2016 थैलेसीमिया। विच इज आर टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर कम्स अंडर RPW एक्ट 2016 थैलेसीमिया से संबंधित होता है। इसके साथ दोस्तों चलते हैं। इन दिस कंडीशन माइनर वाउंड में रिजल्ट इन फैटल ब्लीडिंग। हेमोफीलिया means a hemolytic disorder. Sickle cell disease characterized by chronic anemia, painful events and various complaints due to excessive tissues or organ damage. 278 सिकल सेल डिजीज से संबंधित होगा दोस्तों ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 279 पे चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप रुधिरवर्णिका निकलती है, तो इसको बोलते हैं हीमोलाइस्टिक्स दोस्तों। अब आगे चलते हैं 280 पे। डेफनेस फॉलो बाय ए डिक्रीज इन साइट बिकॉज ऑफ ईश्वर सिंड्रोम आल्सो नव एज। तो इसमें दोस्तों डेक्सेस सिंड्रोम, हॉल्जन सिंड्रोम और आंखों का अनुवांशिक विकार और क्या है रेटिनिटी सिंड्रोम, इसमें तीनों ही प्रकार के आ जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं, मतलब ऑल ऑफ द इसका क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि ये सिंड्रोम जो है तीनों प्रकार के में आता है। रेटिनिन पिगामेंटस लीड्स टू लॉस ऑफ टनल विजन, सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन, साइड विजन दोनों ही आएंगे दोस्तों इसमें भी। विच इज आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेफ ब्लाइंड मैनुअल। क्विक साइन फॉर यस, 2 taps और नो प्लाम फॉर नो और इरेजिंग ईयर रबिंग आउट मूवमेंट अक्रॉस द प्लांट। ना तो पहला ही होगा इसमें ना ही दूसरा होगा क्योंकि विच आर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं 184 क्वेश्चन पे। इज ए रोमन टैक्टाइल फ्रॉम सच एज ब्रेल विच दे कैन रीड विद देयर फिंगर टिप्स मून कोड। The Moon system of embossed reading was invented by Dr. William Moon in 1845 based upon the standard Roman alphabet made up of characteristics हो गया 14
14 शब्दों से मिलकर बना है। द मोस्ट फेमस डेफ ब्लाइंड पर्सन इन द हिस्ट्री बोर्न विथ साइट एंड हियरिंग ऑन 27 जून 1880। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अंध बधिर व्यक्ति 27 जून 1880 को दृष्टि और श्रवण के साथ पैदा हुए थे। दृष्टि और श्रवण के साथ पैदा हुए थे हेलन किलर। 287 पे चलेंगे दोस्तों इसी के साथ। ओल्ड हेलन इंट्रोड्यूस टू एनियस सिलियन हर टोटर। Six year old Helen Keller became first deaf-blind person who received Bachelor of Arts degree from Radcliffe College। हेलन केलर ही डेफ ब्लाइंड में एक ऐसी पहली महिला थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट में डिग्री प्राप्त की थी। Who is first deaf-blind and mute to acquire the use of language in 1877। हेलन केलर ही इसका आंसर लोरा ब्रिजमैन। इसमें डेफ ब्लाइंड नहीं पूछा दोस्तों, इसमें पूछा है पहला मूक और अंध बधिर व्यक्ति। मूक और अंध दोनों पूछ रहा है, वो तो सिर्फ डेफ ब्लाइंड नहीं थी। इसमें क्या है, डेफ ब्लाइंड तो था ही, तो म्यूट टू एक्वायर भी था। आगे चलते हैं सर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 290 पे। मार्क द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ डेफ ब्लाइंड इन द वर्ल्ड। मार्क द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ डेफ ब्लाइंड इन द वर्ल्ड। डेफ ब्लाइंड इन द वर्ल्ड। पार्किंग स्कूल। हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डेफ ब्लाइंड लोकेटेड इन मुंबई। It established in 1977 the World Hearing NGO for the Deaf Blindness। Sense UK Indian achiever, first deaf blind person in India, acquire a doctorate degree। Dr. Rajinder Singh Shetty। 294 Rubella is pregnancy can result in। रूबेला इज प्रेगनेंसी can result in मिसकैरेज स्टिल बर्थ, दोनों ही इसमें आता है दोस्तों। माइक्रोपैथोलम्स इज होता है स्मॉल आई। द मेन कोज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन द डेवलपिंग कंट्री इज रूबेला कॉन्ट्रैक्टेड बाय द प्रेग्नेंट मदर। रूबेला जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि टीके, रूबेला एक प्रकार का टीकाकरण होता है कि भाई अगर मदर प्रेग्नेंट है तो 1 महीने बाद टीकाकरण होना है, 2 महीने बाद टीकाकरण होना है। तो एक प्रकार का टीके लगते हैं रूबेला में, जिस प्रकार से पोलियो में टीके लगते हैं। इसे दोस्तों आगे चलेंगे 297 क्वेश्चन पे। 297 क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गन ऑफ कोर्टी ए पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टी ए पार्ट ऑफ द इनर ईयर इज ऑप्शन द पार्ट दैट इज डैमेज बाय रूबेला। कॉग्निजेंटल रूबेला इज प्रिवेंटिव विद द रूबेला वैक्सीन और द कंबाइंड एक्टिंग। खसरा वैक्सीन है, रूबेला का ही पूछ रहा है दोस्तों। रूबेला में ये MMR होता है टीके का, मतलब इसका एक नाम है, साइंटिफिक नाम है ये। चार्ज एसिस्टेड फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1979 बट एक्रोन चार्ज वाज फर्स्ट यूज इन 1981। इज एन ocular deformity the absence of a part of the eye। कोलबोमा एक नेत्र विकृति है, आँख के एक भाग की अनुपस्थिति है, नेत्र विदार। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे 300 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा होगा, आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अभी जो KVS PRT
DSSB, MCD, इन सब में जो है वैकेंसी आने वाली है। IDD स्कूल में भी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।